क्या ईसॉप स्कीम में वेरिएशन पॉसिबल है? यानी कि ऐसी स्कीम जो ऑलरेडी आप अप्रूव करा चुके हैं, हो सकता है आप उसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। क्या ऐसी स्कीम को आप चेंज कर सकते हो? मान लीजिए कि आपने कुछ ईसॉप ऑप्शंस ग्रांट कर दिए हैं। जिस प्राइस पे आपने ईसॉप ऑप्शंस को ग्रांट किया है, उस प्राइस को आप चेंज करना चाहते हैं या रिवाइज करना चाहते हैं। क्या ये रीप्राइसिंग पॉसिबल है? तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वेरिएशन और रीप्राइसिंग के बारे में। वी आर डूइंग अ सीरीज फॉर CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स और जो सब्जेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज सिक्योरिटीज लॉज। चैप्टर का नाम है चैप्टर 9, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कितना वेरिएशन पॉसिबल है, वेरिएशन का प्रोसेस क्या है और प्लस रीप्राइसिंग कैसे होती है ईसॉप में। अगर हम बात करें वेरिएशन की, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा वो ये है कि वेरिएशन हम क्यों करें, क्यों स्कीम में वेरिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला जो केस हो सकता है वो हो सकता है रेगुलेटरी चेंजेज। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो रेगुलेशन हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014, इसमें कुछ ऐसा अमेंडमेंट आता है जिसकी वजह से आपको अपनी स्कीम को भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये जो वेरिएशन है, इस तरह का वेरिएशन भी पॉसिबल है। सिमिलरली नॉट ओनली सेबी रेगुलेशन, आपके कंपनीज एक्ट 2013 में, क्योंकि अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो आपको सेबी रेगुलेशन के साथ साथ कंपनीज एक्ट 2013 को भी कंप्लाई करना है। तो अगर कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेज आता है तो उसकी वजह से अगर आपकी स्कीम में कुछ इम्पैक्ट आ रहा है या आपको अपनी स्कीम को रीविजिट करना है, रीलुक करना है और फिर उसकी वजह से फाइनली आप डिसाइड करते हैं स्कीम को अमेंड करने की, तो इस तरह का भी वेरिएशन पॉसिबल है। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरा सिनारियो बताऊं तो वो हो सकता है कि अगर आपकी कंपनी में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हुई हो। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि आपकी कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो गई हो या फिर अमलगमेट हो गई हो या फिर किसी और तरह की रीस्ट्रक्चरिंग अगर आपकी कंपनी में हुई है, तो वहाँ पर भी ईसॉप स्कीम में चेंजेस के चांसेस हैं और आपको उसके लिए अपनी ईसॉप स्कीम के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको वेरी करना पड़ सकता है। इसके अलावा तीसरा अगर मैं आपको एक सिनारियो बताऊं तो वो मैं आपको बोलूँगा दैट इज़ जनरल। अब जनरल का मतलब है कि आपकी जो स्कीम है जब आपने अप्रूव कराई थी और उस समय जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको आप इम्प्लीमेंट अभी नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको कुछ चेंजेस लगते हैं ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यानी कि ये चेंजेस ना तो रेगुलेटरी साइड से आए ना ही किसी रीस्ट्रक्चरिंग से आया, ये आपकी मैनेजमेंट चाहती है कि हम ये चेंजेस करें अपनी ईसॉप स्कीम में सो दैट हम इसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इस तरह का भी वेरिएशन पॉसिबल है। तो अगर आप वेरिएशन से समझें, वेरिएशन का मतलब हो गया कि आप अपनी स्कीम में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। रीज़न इन तीनों में से या इनके अलावा भी कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएशन के लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आपको आपकी जो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी में ईसॉप पॉलिसी है, ईसॉप स्कीम है, तो डेफिनेटली या तो आपके पास कंपनसेशन कमिटी होगी या फिर NRC यानी कि नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी होगी। यहाँ पहले NRC में आपको डिस्कस करना है। इसके बाद आपको बोर्ड के पास जाना है यानी कि एक BR बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। उसके बाद आपको एक जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि जो आपकी ईसॉप की स्कीम थी वो ओरिजिनली किसने अप्रूव की थी? शेयर होल्डर ने। तो अगर आप उसमें कुछ वेरिएशन चाहते हैं तो वो जो वेरिएशन है उसके लिए आपको फिर से शेयर होल्डर के पास जाना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर के पास अगर आप चाहें तो अपने AGM में भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर AGM ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि AGM साल में सिर्फ एक बार होती है, तो आप EGM भी कॉल कर सकते हैं।
अब हम समझेंगे कि वेरिएशन करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ये आप अपने एग्ज़ाम में भी मेंशन कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो चेंज आप करने वाले हैं, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन में आप वेरिएशन करने वाले हैं, वो आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके इंटरेस्ट में होना चाहिए, उनके फेवर में होना चाहिए। किसी भी तरह से ये डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए। डेट्रीमेंटल का मतलब हो गया कि उनके बेनिफिट्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने अपने एम्प्लॉय को ईसॉप दिए थे और वो ईसॉप जो है, उन ईसॉप्स के बदले आप चाहते हैं कि उनको एक इक्विटी शेयर्स मिलेगा जो जनरली होता है। आप कुछ ऐसा वेरिएशन करना चाहते हैं जिससे कि उनका जो बेनिफिट था या जो राइट था वन इक्विटी शेयर्स का, उसमें कुछ इम्पेक्ट आ रहा है। सो इस तरह का वेरिएशन अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके एम्प्लॉय के बेनिफिट में नहीं है। तो पहली बात हमें ये समझनी है। दूसरी बात ये कि जो भी आप चेंजेस करोगे वो प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है यानी कि पास्ट से नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा यानी कि फ्यूचरिस्टिक होगा। मान लीजिए कि आपकी स्कीम के हिसाब से आपने 100 ऑप्शंस ग्रांट किए थे। उन 100 ऑप्शंस में से ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज कर लिए हैं या फिर वो जो ऑप्शंस हैं वो वेस्ट हो चुके हैं। तो उस केस में जो ऑप्शंस ऑलरेडी आप ग्रांट कर चुके हैं और अगर आप जो वेरिएशन कर रहे हैं वो ग्रांट को भी इम्पेक्ट करेगा, तो उस केस में जो ऑलरेडी ऑप्शंस आप ग्रांट कर चुके हो उन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और ये जो इम्पैक्ट होगा ये फ्यूचरिस्टिक होगा, यानी कि प्रोस्पेक्टिव होगा। तो ये आपको दो बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात की थी रीप्राइसिंग की भी। रीप्राइसिंग क्या होता है कि जब आप ग्रांट करते हैं तो एक एक्सरसाइज प्राइस आपको तय करना होता है या फिर एक ग्रांट प्राइस आपको तय करना होता है और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस ये है कि जो लिस्टेड कंपनी है उसमें जिस दिन आप ग्रांट कर रहे हो उसके ठीक एक दिन पहले क्लोजिंग प्राइस क्या था एनएससी पे आपके शेयर का, तो वो आपका ग्रांट प्राइस होता है। और अगर हम अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो हम जनरली एक वैल्यूएशन कराते हैं अपने स्टॉक की और वैल्यूएशन के हिसाब से जो भी हमारी वैल्यू आती है वो हम ग्रांट प्राइस तय कर देते हैं। लेकिन इसमें कंपनी की डिस्क्रिशन होती है, अगर उनको कम प्राइस पे देना है सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो हम बात कर रहे थे कि आपने ईसॉप ऑप्शंस ग्रांट किए और ग्रांट करते समय आपने एक ग्रांट प्राइस और जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं वो तय किया। अब 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब भी एम्प्लॉई आपके ईसॉप ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उस टाइम पे जो प्राइस है वो आपके ग्रांट प्राइस से कम है। तो इसके चलते जो आपके एम्प्लॉय हैं दे विल not exercise their ESOP options. Why? Because it is not going to give any profit to your employee. आपके एम्प्लॉय को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इस केस में आपकी जो स्कीम है वो अनअट्रैक्टिव हो गई है। तो ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में भी। सो आपकी जो स्कीम है that has become unattractive due to fall in the price of shares of your company in the stock market. तो अगर ऐसा सिनारियो है तो वहाँ पे यू कैन थिंक ऑफ रीप्राइसिंग। और अगर आप रीप्राइसिंग के बारे में सोच रहे हैं और रीप्राइस करना चाहते हैं अपने ग्रांट को, तो उसके लिए भी आपको शेयर होल्डर के पास जाना होगा। तो ये थी वेरिएशन और रीप्राइसिंग से रिलेटेड कुछ बातें। एक दो पॉइंट और हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जब भी अपनी शेयर होल्डर को नोटिस भेजना है, चाहे वो रीप्राइसिंग का है चाहे वो वेरिएशन का है, तो वहाँ पर जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है आपको वहाँ पे फुल डिस्क्लोज करना है। प्रॉपर रैशनल का मतलब होता है रीजंस देने हैं कि क्यों आप वेरिएशन कर रहे हैं या क्यों आप रीप्राइसिंग कर रहे हैं अपने ईसॉप ऑप्शंस को।
तो ये एक और बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ईसॉप से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की, यानी कि हमें कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे जो आपके लिए प्रैक्टिकली जानना जरूरी है। सो आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।